हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देख लिए होंगे। पिछले 3 पार्ट में मैंने काफी सारा इस टॉपिक का कवर करा दिया है। ठीक है, द्रवों के जो गुण हैं वो बता दिए आपको, द्रव के तापीय गुण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स। तो आज हम बढ़ रहे हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन आता है, ठोसों का प्रसार गुणांक आता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि किसी मैटर को अगर हम हीट देते हैं तो उसके साथ क्या होता है, कि सॉलिड के साथ क्या होता है, लिक्विड के साथ क्या होता है, गैस के साथ क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज को हम समझते हैं पहले। कि देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ऊष्मीय प्रसार व तापीय प्रसार, है ना। ऊष्मीय प्रसार, तापीय प्रसार का मतलब क्या है। देखिए, मान लीजिए कि एक सॉलिड है, यहाँ पे एक सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, इसमें कुछ अणु होते हैं। सॉलिड इसलिए सॉलिड कहलाता है क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं वो आपस में किसी बॉन्ड से बंधे रहते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड से बंधे हुए अणु हैं, ये बॉन्ड से बंधे हुए, ये कहीं नहीं जा सकते, ये यहीं रहेंगे, एक जालक संरचना बनाते हैं। ये हमारा एक ठोस है। ठीक है, अभी हमने इसको कोई हीट वीट नहीं दी है, ये हमारा एक ठोस है, सॉलिड। इसको ये इस तरह से अणु आपस में बंधे रहते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, यानी कि गर्म करते हैं, हीट दी जब हमने, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटने लग जाते हैं। तो ये अणु आपस में दूर दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ये बॉन्ड जब टूट जाते हैं तो इस तरह से अणु फैल जाते हैं। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन तो है, अभी भी अट्रैक्शन तो है, आकर्षण तो है, लेकिन आकर्षण जो है वो कम हो गया है। जितना दूर अभी थे व्यवस्थित, उतनी दूर नहीं, तो इनकी व्यवस्था बढ़ गई है। तो ये कौन सी अवस्था में आ जाते हैं, ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं, है ना, लिक्विड अवस्था में। तो क्या होता है, सबसे पहले जो बॉन्डिंग होती है उसको जब हम हीट देते हैं, हीट से इसको एनर्जी मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ऊर्जा मिलने के कारण इसके जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटने के कारण ये जो एटम्स होते हैं, अणु होते हैं, वो दूर दूर फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी बन जाता है या कोई भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम इसको और हीट देते हैं तब क्या होता है, देखिए, हीट देने के बाद में ये अणु और दूर दूर हो जाते हैं। तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है, ये कहलाती है इसकी गैस अवस्था, है ना, यानी कि वेपर फॉर्म। ठीक है, तो ये अणु और दूर दूर हो जाते हैं। तो ये कि इसमें जो बॉन्डिंग थी वो और बॉन्ड जो वीक हो गए थे वो और टूट गए, और गैसीय अवस्था में आप जानते हैं कि अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वही इसमें हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तो एक ठोस का प्रसार हो गया, ठोस क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो हमें जो कंडीशन अभी पढ़नी है वो इधर से इधर की नहीं पढ़नी है, इसके बीच की कंडीशन पढ़नी है। जब थोड़ा सा ताप दिया जाएगा तब ठोस क्या होता है, फैलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब फैलना स्टार्ट करेगा तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो सकती है, या फिर उसके लंबाई में वृद्धि हो सकती है। तो उसी चीज को हमें पढ़ना है कि कितनी वृद्धि होगी, है ना, वही गुणांक हमें निकालना है। तो देखिए, 3 तरह से वृद्धि होती है ठोसों में जो वृद्धि होती है, यहां से यहां तक नहीं जाना हमें केवल इसके बीच की स्टेज पढ़नी है। जब इतनी हीट नहीं दी गई कि लिक्विड में बन गया, हमने इसको इतनी हीट दी है कि केवल जस्ट ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है, थोड़ा सा बड़ा अणु बन गया है। ठीक है, थोड़े से अणु फैल गए, तो वो स्टेज हम पढ़ रहे हैं। अणु में अभी भी जो है अंतर आणविक बल है। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो अभी भी है इसके अंदर, लेकिन इतना भी ज्यादा हमने हीट नहीं दी है कि ये द्रव में बदल गया। तो इन दोनों के बीच की स्टेज को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी वो ठोस अवस्था में ही है। तो ऐसी कंडीशन में जो ठोस जब फैलता है तो उसको हम कहते हैं ठोस का प्रसार, यानी एक्सपेंड ऑफ सॉलिड, है ना। ठोस जो है वो फैल रहा है। तो रेखीय प्रसार क्या होता है, पहले तो आप समझे कि रेखीय प्रसार क्या होता है। अगर मैं किसी रॉड को गर्म करता हूं या किसी तार को गर्म करता हूं तो इसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होगा। तो उसको मतलब ऐसा नहीं कि केवल लंबाई में होगा, जैसे कि ये तार है, इसको मैं गर्म करूंगा तो इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी, चौड़ाई में भी होगा, लेकिन लंबाई की तुलना में इसकी चौड़ाई में जो प्रसार होगा वो बहुत ही नगण्य होगा। इसलिए हम इसको प्रसार को पढ़ते हैं किसके रूप में, रेखीय प्रसार। जब इस ठोस को कि केवल लंबाई में परिवर्तन हो, तो लंबाई में प्रसार हो, तो उस प्रसार को हम किस रूप में पढ़ेंगे, रेखीय प्रसार के रूप में पढ़ेंगे। दूसरा, मान लीजिए कि हमने एक
क्षेत्रफल टाइप में कोई मेटल की शीट ले ली, तो जब इसका प्रसार होगा तो इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, यानी कि कुल मिला के बात ये कि इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफलीय प्रसार हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफलीय प्रसार हुआ है। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका कि कोई आयतन के रूप में कोई वस्तु थी जिसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तीनों चीजें जब गर्म करने पर फैलती है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और इसकी ऊंचाई भी, तब ऐसे प्रसार को हम कहते हैं आयतनीय प्रसार। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। क्षेत्रफलीय प्रसार क्या होता है, रेखीय प्रसार क्या होता है। कोई तार के बारे में अगर देखना है हमें, ये तार की लंबाई जो हो रही है वो फैल रही है, लंबाई में बहुत परिवर्तन हो रहा है गर्म करने पर, तो उसको हम कहेंगे रेखीय प्रसार। अगर किसी वस्तु के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसी ठोस के, तो उसको हम कहेंगे क्षेत्रफलीय प्रसार। और जब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे आयतनीय प्रसार। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा ठोसों का रेखीय प्रसार। इसको आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको रिमूव करके पहले टॉपिक की ओर आगे बढ़ता हूं। चलिए, तो हम अपने पहले प्रसार को समझते हैं। पहला प्रसार क्या है? ठोसों का रेखीय प्रसार। वह इसको मैं साथ में दे देता हूं, वह रेखीय प्रसार गुणांक। दोनों चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गुणांक जिसको हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेखीय प्रसार मैंने आपको बताया रेखीय प्रसार किसमें होगा और ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। रेखीय प्रसार जो होगा, देखिए एक तार है, उसकी लंबाई मान लीजिए L1 है। ठीक है, जब इसको हीट दी गई, यानी कि L1 हमारी प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई वो आपकी L1 है। जब इसको हीट दी गई तो इसकी लंबाई हो गई L2, अंतिम लंबाई। अब इसकी जो लंबाई होगी L प्लस डेल्टा L, ये थोड़ा सा बढ़ गया है ना, L1 प्लस डेल्टा L, जिसको हम कहते थे L2। ठीक है, यानी L2 की जो वैल्यू है थोड़ा सा बढ़ गया, ये L1 से थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि हमने इसको क्या दिए, हीट दी है। ये हमारा एक तार था जिसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L1 को हमने हीट दी तो उसकी लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, जिसको हमने डेल्टा L से लिखा, यानी L1 प्लस डेल्टा L बराबर L2। और L2 क्या है, हमारी अंतिम लंबाई है। ठीक है, अगर परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन हमारा आएगा डेल्टा L, जिसको हम कह सकते हैं L2 माइनस L1। ये हमारा परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये रेखीय परिवर्तन की बात हो रही, केवल लंबाई में परिवर्तन हो रहा। अब ये किन चीजों पर निर्भर करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए एक 5 मीटर लंबा तार है और एक 10 मीटर लंबा तार है। दोनों को हमने हीट दी तो इसकी लंबाई जो बड़ी है, थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई, जिसको हमने कहा 0.004, तो इसकी लंबाई कितनी बढ़ेगी, 0.0008, यानी डबल हो जाएगी। 5 मीटर लंबाई में जो प्रसार होगा वो 0.004 हो गया और 10 मीटर में 0.0008 हो गया, यानी कि डबल हो गया। इसका मतलब है कि रेखीय प्रसार किस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि तार की पहले लंबाई क्या थी, स्टार्टिंग में लंबाई कितना थी। जो तार ज्यादा लंबा लिया जाएगा उसकी लंबाई ज्यादा परिवर्तित होगी, यानी कि हम पहला एक्सपेंशन क्या लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L जो समानुपाती होगा वो L1 के होगा। तो ये हमारी समीकरण आ गई, यानी L1 मतलब प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका प्रसार ज्यादा होगा। ठीक है, फिर दूसरी चीज समझते हैं कि मान लीजिए दोनों समान लंबाई के थे, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। अगर मैं इसका ताप 0 डिग्री से 40 डिग्री कर रहा हूं और इसका ताप मैं 0 से 400 डिग्री कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा ज्यादा फैलेगा। जिसके तापांतर में तापांतर जिसका ज्यादा होगा, है ना, तो इसमें तापांतर कितने का है, 40 का, और इसमें कितने का है, 400 का। तो जाहिर सी बात है सेकंड वाली रॉड ज्यादा फैलेगी। इसका मतलब है ये दूसरी किस चीज पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है डेल्टा L का मान। डेल्टा L समानुपाती होता है तापांतर के। दो सभी हमारे सामने आ गई। डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है तापांतर। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से डेल्टा L किस किस के समानुपाती, L1 के और डेल्टा T के। ठीक है, ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 3। और आप जानते हैं जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे हमारे पास समीकरण निकल के आएगी डेल्टा L बराबर, एक यहाँ पे नियतांक आएगा L1
डेल्टा टी, उस नियतांक का मान है अल्फा। ठीक है, उस नियतांक का मान क्या है, अल्फा है। और अल्फा को हम कहते हैं, अल्फा कहलाता है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम कि ये है क्या। पहले इसकी इकाई निकाल लेते हैं। अल्फा का मान देखिए, अल्फा बराबर हो गया डेल्टा एल अपॉन L1 इंटू डेल्टा टी। अब थोड़ी सी इकाई निकाल लेते हैं। देखिए इसकी इकाई, अल्फा का सूत्र तो आ गया हमारे पास। इकाई की बात करें तो इकाई में डेल्टा एल लंबाई है, मीटर में परिवर्तन, और ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आपके पास 1/T बचेगा। यानी तापमान किसमें, केवल तापमान बचेगा आपके पास किसमें, सेल्सियस में। तो यानी कि इसकी इकाई होगी या तो 1/डिग्री सेल्सियस या फिर 1/डिग्री केल्विन। ठीक है, तो इस तरह से इसकी इकाई लिख सकते हो आप। ध्यान रखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो चुका है, केवल क्या बचा है, ताप में केवल ताप बचा है, तो इसकी इकाई आ गई। अगर मैं इसकी विमा की बात करूं, विमा की बात करी जाए तो m0 L0 T0 सब तो कट गया, केवल ताप में अंतर है तो थीटा -1 केवल ताप आएगा, ताप के लिए हम थीटा लगाते हैं, तो ये हो गई इसकी विमा। विमीय सूत्र पूछ ले तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्फा होता क्या है। देखिए अल्फा निकालने के लिए हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। यदि मैं कहूं कि L1 बराबर 1 मीटर, जो तार लिया था आपने वो कितने मीटर का लिया था, 1 मीटर का लिया, और उसमें तापांतर कितना बढ़ाया, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 मीटर के तार में का ताप अपने कितना बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों 1 हो गए, तो अल्फा बराबर आपके पास क्या बचा, डेल्टा एल। अब देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा ये कहती है, रट्टा नहीं है इसमें कुछ भी, कि यदि किसी 1 मीटर लंबे तार का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके लंबाई में जितनी वृद्धि होगी वो किसके बराबर होगी, रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगी। और ये लगभग लगभग किसके बराबर आती है, 10 की पावर -5 मीटर के आसपास की रेंज में आती है। बहुत ज्यादा प्रसार नहीं होता है, ऐसा नहीं कि 1 मीटर का तार गर्म करा तो 2 मीटर हो गया, डबल नहीं होता। 10 की पावर -5 में इसकी वृद्धि होती है, जो आंखों से देखने लायक नहीं है। एक डिग्री बढ़ाने पर कितनी वृद्धि होगी, 10 की पावर -5 की रेंज में ही आता है। ठीक है, तो अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा का मतलब है, अल्फा की परिभाषा जो है रेखीय प्रसार गुणांक, कि 1 मीटर लंबा तार ले लो, उसके 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाओ तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर होता है। तो ये आपका कहलाता है रेखीय प्रसार गुणांक। अब ये किस पर निर्भर करता है, इसकी जो निर्भरता है, अब सोचिए कि कुछ 2 मटेरियल ले लिए मैंने, एक तांबे का है एक चांदी का है, तो हो सकता है किसी का 1 डिग्री बढ़ाने पर ज्यादा बढ़ जाए, किसी का 1 डिग्री बढ़ाने पर कम बढ़े। तो ये पदार्थ की प्रकृति होती है। तो किस पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, यहां से देख के आप ये मत लिखिए कि अल्फा प्रारंभिक लंबाई पे निर्भर करता है या परिवर्तन पे निर्भर करता है या ताप पे निर्भर करता है। अल्फा एक फिक्स वैल्यू है, अल्फा जो है एक नियतांक है, हर मटेरियल के लिए ये एक फिक्स वैल्यू है। तो ये नियतांक किस पे निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखें, पदार्थ की प्रकृति, कि किस मटेरियल का वो पदार्थ बना हुआ है, वो चांदी का है, तांबे का है, लोहे का है, उस बात पे ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको कहते हैं। इसके बारे में इतना ही है। ठीक है, और आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे क्षेत्रफलीय प्रसार की तरफ और क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक की तरफ। बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सप्रेशन करना है डेरिवेशन करने के लिए, कि मान लीजिए हमारे पास एक शीट थी जिसका क्षेत्रफल है A1, हमने इसको क्या करा, हीट दी, ताप बढ़ाया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। हमने इसको ताप बढ़ाया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो गया, A1 प्लस डेल्टा A, ये हमारा A2 आया। तो क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल कितना बढ़ा, डेल्टा A बढ़ गया, यानी कि डेल्टा A कितना होगा, डेल्टा A होगा A2 माइनस A1। ये क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, अब ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए कि अगर मैं क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा A की बात करूं तो डेल्टा A इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था रेखीय प्रसार गुणांक में, रेखीय प्रसार में प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है, ये भी किस पे निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल कम है तो वो कम फैलेगा और क्षेत्रफल ज्यादा है तो उसका विस्तार ज्यादा होगा।
तो प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है पहली चीज, दूसरा निर्भर कर रहा है डेल्टा ए समानुपाती डेल्टा टी के, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए समानुपाती A1 डेल्टा टी के, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो डेल्टा ए जो आएगा वो आएगा A1 डेल्टा टी और समानुपाती स्थिरांक आ गया बीटा। ठीक है, और ये बीटा जो कहलाता है आपका, बीटा जो कहलाएगा वो क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक होता क्या है। पहले इसका हम निकालते हैं इकाई, तो बीटा की वैल्यू आएगी डेल्टा ए अपॉन A1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, ये भी किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, और ये सेल्सियस में, तो या तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस या 1 अपॉन केल्विन। अगर तापांतर है तो आप सेल्सियस और केल्विन दोनों लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये तो हो गई इसकी इकाई, यूनिट, ये इसकी यूनिट होगी। अगर हम विमा की बात करें बीटा की, तो बीटा की विमा m0 l0 t0 और थीटा -1, बिल्कुल सेम है ना, किसके जैसी, अल्फा की तरह, अल्फा की तरह है दोनों चीजें, इसकी इकाइयां भी और विमा भी। तो इसमें कोई, क्योंकि लंबाई है नहीं, द्रव्यमान है नहीं, इसका समय है नहीं, तीनों यूनिट 0 है, तो आपके पास क्या आएगा, केवल और केवल थीटा -1। थीटा -1 का मतलब तापांतर है ना। तो ये तो होगी इसकी इकाई और इसका विमेय सूत्र हो चुका है। अब देखिए बीटा की डेफिनेशन क्या है, बीटा क्या होगा, बीटा है डेल्टा ए अपॉन A1 इंटू डेल्टा टी। एक केस ले लेते हैं कि यदि मैं A1 प्रारंभिक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लूं व तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस लूं, ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की किसी शीट को 1 डिग्री तापमान बढ़ाया गया तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक किसके बराबर होगा, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन के बराबर होगा। तो ये आपका कहलाएगा रेखीय प्रसार गुणांक। डेफिनेशन वापस सुन लीजिए, रेखीय नहीं सॉरी, क्षेत्रफलीय या क्षेत्रीय। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि होती है वो किसके बराबर होती है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होती है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आता है, जितना परिवर्तन आता है, जितना क्षेत्रफल हम घेर लेते हैं, जितना क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे, जितना बढ़ गया है ना, ये डेल्टा ए किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल प्रसार गुणांक। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल प्रसार गुणांक है, इकाई आपको मैंने बता दी है, उसका विमेय सूत्र आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं, बिल्कुल रेखीय प्रसार गुणांक जैसा है, इसी की तरह बिल्कुल चलेगा आपका आयतनीय प्रसार गुणांक। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे आयतनीय प्रसार गुणांक की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आयतनीय प्रसार गुणांक की तरफ। तो आयतनीय प्रसार गुणांक क्या होता है, मान लीजिए कि एक ठोस वस्तु थी इस तरह से, और उसका जो आयतन था वो V था। जब मैंने उसके ताप को बढ़ाया तो वो बड़ी हो गई, उसमें प्रसार हुआ, तो उसका जो आयतन है V प्लस डेल्टा V हो गया। ये V1 है, ये V1 है, तो V2 कितना आ गया, V2 आ गया V1 प्लस डेल्टा V। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, आयतन में वृद्धि या परिवर्तन लिख देते हैं, परिवर्तन वो जो हुआ डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, ये आपका आयतन में परिवर्तन हो गया। अब ये किन चीजों पर निर्भर करता है, उसी तरह से जैसे वो प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर कर रहा था, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार, और क्षेत्रफल वाला वो प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा था। इसी प्रकार से डेल्टा V जो है वो समानुपाती होगा V1 के प्रारंभिक परिवर्तन के, ठीक है, प्रारंभिक आयतन के, और डेल्टा V समानुपाती होगा डेल्टा T के। दो समीकरण आ गई, दोनों को एक साथ रख दो, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास आ गई कि डेल्टा V बराबर
समानुपाती किसके, V1 और डेल्टा टी के। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे डेल्टा V बराबर एक और गुणांक आ जाएगा जिसको कहते हैं गामा। ये कहलाएगा आपका आयतन प्रसार गुणांक। तो गामा आपका आ गया V1 डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास निकल गया, ये इक्वेशन नंबर 4, जहां गामा क्या कहलाएगा, गामा आपका कहलाएगा आयतनीय प्रसार गुणांक, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो गामा आ गया। अगर इसकी इकाई की बात करूं तो गामा का सूत्र क्या निकल गया है, डेल्टा V अपॉन V1 इंटू डेल्टा टी। V1 से V1 की यूनिट कट जाएगी, ये परिवर्तन है तो ये मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में। तो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 1 अपॉन थीटा डिग्री या 1 अपॉन केल्विन डिग्री। ठीक है, ये इसकी इकाई हो गई, तीनों की सेम आती है इकाई। और अगर इसकी मैं विमा की बात करूं, गामा की विमा की, तो वो आपके पास आएगा m0 l0 t0 और थीटा -1। तो ये इसकी हो गई विमा, और ये किसके समान है, अल्फा व बीटा के समान। दोनों की, तीनों की सेम आती है। ठीक है, तो इसकी विमा होगी। और इसकी परिभाषा अगर निकालना चाहे तो गामा का जो सूत्र है डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी। यदि मैं कहूं, यदि मैं प्रारंभिक आयतन को 1 मीटर क्यूब लूं व तापमान में परिवर्तन करूं 1 डिग्री सेल्सियस, तो गामा बराबर आ जाएगा किसके, डेल्टा V के। तो यही इसकी परिभाषा है। गामा की परिभाषा क्या है सुनिए, कि 1 मीटर क्यूब आयतन वाले किसी ठोस का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है, आयतनीय प्रसार गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, वापस से सुन लीजिए, 1 मीटर क्यूब आयतन वाले किसी ठोस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, कोई ठोस ले लिया जिसका आयतन कितना है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, उसका तापमान बढ़ा दिया हमने 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितना उसमें प्रसार होगा, जाहिर सी बात है छोटा सा प्रसार होगा, वो किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। और गामा कहलाएगा आपका आयतन प्रसार गुणांक। किस पे निर्भर करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा तीनों करा दिए। अब हम करेंगे इसके बाद इन तीनों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम फिर इनमें रिलेशन की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तीनों में संबंध जरा देख लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध होता है। तो अल्फा के लिए जो रिलेशन निकल के आया था, अल्फा के लिए जो रिलेशन निकल के आया था वो आया था L2 या डेल्टा L बराबर अल्फा L1 डेल्टा टी। ठीक है, यहां पे L2 क्या था, L2 जो था वो डेल्टा L L2 माइनस L1 अल्फा L1 डेल्टा टी। ठीक है, तो हम L1 को उधर ले जाते हैं तो L2 का मान आएगा L1 कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये रिलेशन किसकी आ गई, अंतिम लंबाई का संबंध आ गया। ठीक है, ये हमारा रिलेशन कहां से आया, यहाँ से L2 माइनस L1, L1 को इधर ले गए तो ये बचा L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा टी। फिर हमने L1 कॉमन ले लिया, L1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 1। अगर हम इसी तरह से क्षेत्रफल की निकालें तो A2 बराबर आएगा A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी, समीकरण नंबर 2। इसी तरह से V2 की निकालें आयतन की तो आपके पास आएगा V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 3। तो तीनों समीकरण आपके सामने है। अब इन तीनों में रिलेशन निकालना है अल्फा बीटा और गामा में। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो तो ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर बराबर L1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब अल्फा का मान क्योंकि बहुत छोटा होता है तो ये घात कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। और L स्क्वायर क्या होता है, L2 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए लंबाई का अगर स्क्वायर कर दे तो वो क्षेत्रफल में बदल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं A2 का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर
1 प्लस ये घात आगे आ जाएगी यानी 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, सॉरी ये ए हो जाएगा। समीकरण नंबर हमारे पास अभी 4, समीकरण 4 व 2 की तुलना करने पर ये बिल्कुल जो समीकरण है इसकी तरह है। देखिए तो यहाँ पे बीटा है, वहां पे कितना है 2 अल्फा, यानी कि हमें समझ में आ गया कि बीटा की वैल्यू जो है वो 2 अल्फा के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का घन करने पर या क्यूब करने पर, जब इसका क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा L2 का क्यूब L1 का क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ठीक है, पूरे पे क्यूब लगा दिया, समीकरण नंबर 1 का क्यूब कर दिया मैंने। एल का क्यूब क्या आएगा, एल का क्यूब जो आएगा वो v के बराबर होता है एल का क्यूब, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल का स्क्वायर किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो L2 का क्यूब इसका मतलब V2 आ जाएगा, और L1 का क्यूब इसका मतलब V1 आ जाएगा, और 1 प्लस ही घात आगे आ जाएगी। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए 1 प्लस एक्स कुछ भी आ जाए और ये वैल्यू बहुत छोटी हो तो ये आगे आ जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इसकी तुलना किससे करनी है आपको, ये समीकरण नंबर 5 होगी, तो आपको समीकरण 5 व 3 से तुलना करने पर, समीकरण 5 व 3 ये तीसरी है, तो यहां गामा है और यहाँ पे क्या है 3 अल्फा, तो आप कह सकते हो कि गामा बराबर 3 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध हो गया, अब देख अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा जो है, ये तो अल्फा ये बीटा को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा और गामा को लिख सकते हैं 3 अल्फा। अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो अनुपात आएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3, इस तरह का अनुपात इसमें चलता है। कभी कभी अनुपात के सवाल पूछ ले तो तीनों में क्या अनुपात होता है, तो 1 अनुपात 2 अनुपात 3 होता है। तो ये अल्फा बीटा और गामा में संबंध है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा रेखीय प्रसार गुणांक पे। यदि दो तारों की लंबाई L1 व L2 है व रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 व अल्फा 2 है। दो तार है जिनकी लंबाई L1 व L2 है, मैं बना देता हूं यहाँ पे कि एक तार है, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, और ये ताप है T1। किसी ताप पर इनकी लंबाई है L1 और L2। ठीक है, तो हमें L1 अपन L2 का मान ज्ञात करना है यदि दोनों की लंबाइयों का अंतर ताप के साथ में अपरिवर्तित रहता है। तो लंबाइयों का अंतर समान है, तो मान लीजिए इसकी थोड़ी देर बाद T2 ताप पर, जो T2 ताप है उस पर इसकी लंबाई हो जाती है L1 डैश और इसकी लंबाई हो जाती है L2 डैश। ऐसे मान लीजिए कि कोई 10 मीटर लंबी रॉड है, ठीक है, उसको गर्म किया, बाद में उसकी लंबाई हो जाती है 13 मीटर, और ये जो रॉड थी वो 12 मीटर लंबी है। ये दोनों प्रारंभिक है, ठीक है, और ये अंतिम है। ऐसे समझ लीजिए, मैंने डाटा ले लिया थोड़ा सा। तो L2 जो है, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम रहने वाला है, यानी कि ये कितने की हो जाएगी 15 मीटर की। ऐसे बात समझ में आ जाएगी। ये हमने डाटा माना है, ये कोई डाटा आपको दिया नहीं है। अब पहले लंबाई थी L1, बाद में अंतिम लंबाई इस रॉड की कितनी हो गई L1 डैश। पहले लंबाई इस रॉड की थी L2 और बाद में गर्म उसी ताप पर गर्म करने पर उसकी लंबाई हो गई L2 डैश। दोनों का अंतर सेम है। यहाँ पे देखिए, ये इसका अंतर सेम है, यानी कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 आपका सेम है। ठीक है, दोनों का अंतर सेम है। डेल्टा L1 क्या है, डेल्टा L1 बराबर है आपके पास L1 डैश माइनस L1, और डेल्टा L2 जो है वो L2 डैश माइनस L2 है। ठीक है, दोनों का तापांतर सेम, लंबाइयों का अंतर सेम है। इसने कहा गया लंबाइयों का अंतर ताप के साथ सेम रहता है, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2। चलिए, डेल्टा L1 कितना हो गया, डेल्टा L1 हो गया, सूत्र बताया था आपको L1 1 प्लस अल्फा, इसकी जरूरत नहीं है, तो आपके पास आएगा अल्फा L1 डेल्टा टी, तापांतर सेम है। यहाँ पे आएगा अल्फा L2 डेल्टा टी। ठीक है, इसका तापीय गुणांक प्रसार गुणांक अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है, तो आपका क्या कट जाएगा, देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, L1 अपॉन L2 आप निकालोगे तो आपके पास आएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अनुपात में क्वेश्चन पूछा गया था
आपको बताना था अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 भी ऑप्शन में था, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 भी ऑप्शन में था। इस बात को नोट कीजिए कि लंबाइयों का अंतर जो है वो ताप के साथ में परिवर्तित हो रहा है, दोनों का समान ताप चेंज किया है। तो ताप जो चेंज किया है डेल्टा टी जो लिखा गया है वो लिखा गया T2 माइनस T1। वापिस समझिए, इसकी लंबाई L1 है, बाद में ताप देने पर इसकी लंबाई L1 डैश हो गई। इसकी लंबाई कितनी थी? L2 थी, बाद में इसको उसी ताप पर इसकी लंबाई कितनी होगी? L2 डैश होगी। तो दोनों की लंबाइयों का अंतर सेम है समान ताप पे, तो L1 डैश माइनस L1 बराबर है L2 डैश माइनस L2 के। ये समीकरण को वहां रखिए। देखिए L1 डेल्टा L1 का मान क्या आएगा? अल्फा 1 L1 डेल्टा टी, और इसका मान आएगा अल्फा 2 L2 डेल्टा टी सेम है, कट जाएगा। तो आपके पास L1 अपॉन L2 निकालना है, तो आपके पास आ जाएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो बिल्कुल सेम है, आपकी थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है इसमें। वही क्वेश्चन है, यदि दो तारों की लंबाई L1 व L2 है और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 में अल्फा 2 है, L1 अपॉन L2 का मान ज्ञात कीजिए जो दोनों की लंबाइयों का योग ताप के साथ अपरिवर्तित रहता है। अब की क्वेश्चन में क्या कर दिया मैंने कि लंबाइयों का योग समान रहता है। फिर से समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि प्रारंभिक लंबाई जो थी किसी रॉड की L1 थी और उसी ताप पर दूसरी रॉड की L2 थी, ये T1 ताप है। जब इसको ताप दिया गया या ताप में अंतर किया गया तो इसकी लंबाई हो गई L1 डैश और इसकी लंबाई हो गई L2 डैश। ठीक है, तो इसको जब ताप दिया गया, ताप कितना दिया गया? ये T2 ताप पर आ गई, दोनों में कुछ तापांतर है तो इसकी लंबाई चेंज हो गई। ये कह रहा है लंबाइयों का योग समान रहता है, जितनी इसकी प्रारंभिक लंबाई थी उतनी ही इसकी अंतिम लंबाई होगी, इनका योग सेम रहेगा। यानी कि L1 प्लस L2 बराबर L1 डैश प्लस L2 डैश। ठीक है, ये सेम रहा। अब हम जानते हैं कि इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा L1, इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो डेल्टा L2 हुआ है। तो डेल्टा L1 कितना होगा आपका? डेल्टा L1 देखिए L1 डैश माइनस L1 और डेल्टा L2 कितना होगा? L2 डैश माइनस L2। ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। चलिए L2 को इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो आपके पास आएगा L1 माइनस L1 डैश बराबर ये आएगा L2 डैश माइनस L2। ठीक है, इस तरह से इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर लाया। तो देखिए ये आपका जो परिवर्तन है हमारे पास यहाँ आ रहा है L1 डैश माइनस L1, तो हम इसको उल्टा करके ले सकते हैं। तो माइनस लगा दीजिए, L1 डैश माइनस L1 बराबर L2 डैश माइनस L2। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया डेल्टा L1 माइनस के साथ में, और ये आ गया प्लस में, ये होगा ये डेल्टा L2। अब देखिए ये समीकरण हमारे पास आ गई है, इसको दोहरा रखना है। चलिए ये समीकरण आ गई, यानी कि माइनस का डेल्टा L1 कितना होगा? डेल्टा L1 मैंने बताया था, डेल्टा L होता है L1 अल्फा डेल्टा T, इस सूत्र से। ठीक है, तो माइनस लगा हुआ आपका, तो आपका आएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा T, और L2 कितना आएगा? L2 आपका आएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा T। याद रखिए ताप में दोनों में समान अंतर है, तो डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, और अगर L1 अपॉन L2 निकालेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, वो भी माइनस के अंदर। तो ये आपका आंसर होगा। अब इस माइनस का मतलब क्या है पहले समझिए कि एक को ताप देने पर उसकी लंबाई घट रही है और एक को ताप देने पर उसकी लंबाई बढ़ रही है। ये जब भी ऐसा होगा कि देखिए दोनों का ताप का अंतर, दोनों की लंबाइयों का अंतर सेम, इसका और इसका दोनों का योग सेम है, इसका और इसका दोनों का योग सेम है। अगर दोनों का टोटल सेम है, ताप भी दे रहे हैं, तो ये भी बढ़ेगी ये भी बढ़ेगी, तो योग कैसे सेम रह सकता है? योग जब सेम रहेगा जब एक बढ़ेगी और एक छोटी होगी, है ना। यहाँ पे भी एक हो रहा है, ये एक बढ़ेगी और एक छोटी होगी। मान लीजिए कि ये 13 मीटर है या 10 मीटर है और ये 13 मीटर है, तो योग हो गया 23, और यहाँ पे मान लीजिए 12 मीटर है और ये आपकी फिर 11 मीटर होगी, तो एक घटेगी और एक बढ़ेगी, जब भी योग सेम रह सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये अच्छे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर करा दिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी आप जरूर देखिए, बहुत जल्दी आएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं बिल्कुल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच।